आचार्य जी, आज महिलाओं के ऊपर बात करेंगे और बहुत सारी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एकदम सीधा सवाल, घर का काम या ऑफिस का काम, दोनों में से क्या ज़्यादा ज़रूरी है? महिलाओं के लिए ना। जी, महिलाओं के लिए। तो आप खुद एक कामकाजी महिला हैं, जी। वर्किंग वूमन हैं। तो आप ही बता दीजिए कि आपके लिए जो आपका ऑफिस का काम है, जो आपका प्रोफेशनल वर्क है, वो क्या अर्थ रखता है, और आपका जो घर का काम है वो आपके लिए क्या अर्थ रखता है। क्योंकि दोनों ही काम करती होंगी, अकेले रहती हैं तो घर का काम भी करती हैं और बाहर का काम तो करती ही हैं। तो दोनों कामों में आप खुद ही क्या अंतर पाती हैं, आप बोल दीजिए, उसके बाद मैं बोलूँगा। दोनों कामों में जो स्पेशली बाहर का काम होता है वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। जो घर का काम होता है वो थोड़ा रिपिटेटिव काम होता है, सेम ही चीज़ें होती हैं जो आपको लगभग रोज़ करनी ही होती हैं। एंड मेंटेनेंस रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा वर्क रहता है घर पे। बाहर काम करने में एक तो चैलेंजेस हैं वो रहते ही हैं। और वो जो चैलेंजेस होते हैं वो सिर्फ बॉडी तक लिमिटेड नहीं होते, इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस होते हैं, आपका विजडम भी चैलेंज होता है, यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ अगेन एंड अगेन। थोड़े हायर ऑर्डर एक तरीके से बाहर के चीज़ें काम होती में हैं बाहर के काम में। तो बाहर के काम में दो तीन बातें बोल दी हैं। एक तो ये कि बाहर के काम में नई चुनौतियां होती हैं, जी। रिपीटेटिव नहीं होता, ये नहीं कि दोहराव और वही काम बार 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 बार। उसमें आपने कहा कि इंटेलेक्ट आपकी चैलेंज होती है, बुद्धि भी चैलेंज होती है और बोध भी, विजडम भी चैलेंज होता है। ठीक है। और घर का काम कहा बॉडी रिलेटेड होता है, बॉडी रिलेटेड होता है ना, कि कपड़े साफ करने हैं, अपने पेट के लिए खाना बनाना है, और जिस जगह पर रहते हो उस जगह को ठीक ठाक रखना है, यही सब है। है जी। तो फिर खुद ही बता दो कि बाहर का काम ज़्यादा महत्व का है, ज़्यादा ऊंचा है, या घर का काम ज़्यादा ऊंचा है आपके लिए। बाहर का काम, मेरे लिए बाहर का काम। तो जैसे आपके लिए बाहर का काम ज़्यादा महत्व का है, वैसे ही सभी महिलाओं के लिए और सभी पुरुषों के लिए भी वो जिसको हम बाहर का काम बोलते हैं वही ज़्यादा महत्व का होता है। तो और इसके हमारे पास ठोस कारण है। बाहर के काम में आपको दुनिया से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, आप दुनिया देखते हो, आपको दुनिया का अनुभव होता है। आप चार दीवारों के भीतर ही सुरक्षित रहकर काम नहीं करते, है ना। घर में आप चार दीवारों के भीतर आप काम कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, आप घर की साज सज्जा कर रहे हो, एक बहुत सुरक्षित माहौल है घर का। बाहर तमाम तरह की चुनौतियां हैं, अनदेखी चुनौतियां हैं, कुछ नहीं पता, कुछ भी नया हो सकता है। और जब आप चुनौतियों का सामना करते हो तो आपके साथ क्या होता है, आपको इवॉल्व करना पड़ता है, आपको खुद को इवॉल्व चैलेंज करना करना पड़ता पड़ता है ना। आप बेहतर बनते हो, आप मजबूत बनते हो। लेकिन अगर आप घर की चार दीवारी के भीतर ही कुछ 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 कर रहे हो तो आप में फिर वो मजबूती नहीं आती है। तो अगर हम बाहर के काम को श्रेष्ठ बोल रहे हैं घर के काम से, तो हमारे पास उसके ठोस कारण है। दिमाग भी ज़्यादा कहाँ लगाना पड़ता है बाहर के काम में, क्योंकि घर के काम में आप जानते हो कि बुद्धि का बहुत उपयोग नहीं करना पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा कि घर के काम में बुद्धि का कोई उपयोग नहीं है, पर कम है, कम है। और घर का काम होता सब देह से ही संबंधित है, तो आपकी चेतना को भी बिल्कुल देह पर ही अटका कर रखता है ना। खाना, बर्तन, बिस्तर, यही सब चीज़ें तो होती हैं जिनको आप घर का काम बोलते हो, सफाई। तो इसलिए जो बाहर का काम है वो घर के काम की तुलना में ऊंचा माना जाता है। और वो खुद ही बता रहे हो कि तुम्हारे लिए भी ऐसा ही है। तो ये चीज़ सभी के लिए ऐसा है। आप किसी भी वर्किंग वूमन से पूछ लो जिसने दोनों तरह के कामों का अनुभव करा हो, आपकी तरह की घर का काम भी करती हैं और बाहर का काम भी करती हैं, वो यही बोलेंगी कि ऊंचा तो बाहर का ही काम है, और मज़ा और चुनौती भी ज़्यादा बाहर के ही काम में, ग्रोथ भी बाहर के ही काम में। ग्रोथ दोनों तरीके की, सिर्फ यही नहीं कि करियर ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ भी, वो भी बाहर के काम में ही ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो मुद्दा उठा रहे हो वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है कि महिलाएं क्यों भारत में बाहर के कामकाज में नज़र नहीं आती। जो हमारे फॉर्मल वर्क प्लेसेस हैं
वो महिलाओं से सुनसान क्यों पड़े हुए हैं और महिलाएं सब घर में ही क्यों काम करती नज़र आती हैं, जब ये बहुत साफ बात है कि घर के काम में उस तरह की आपकी न आंतरिक प्रगति होती न भौतिक प्रगति होती जैसी बाहर के काम में होती है। तो बाहर के काम में निश्चित रूप से कुछ श्रेष्ठताएं हैं जो घर के काम में नहीं हैं, लेकिन महिलाएं सारी घर में ही नज़र आ रही हैं। तो ये एक चिंता का और विचार का मुद्दा निश्चित रूप से है। जी। इसी से ही संबंधित मैं महिलाओं के इशू से ही संबंधित स्पेशली वर्किंग वुमेन कह रहा हूँ, मैं कुछ रिसर्च कर रही थी तो वहाँ पर कुछ आंकड़े मेरे सामने आए थे। वो आंकड़े मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो एक टर्म यूज़ होता है FLPR, आप जानते हैं इसे, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो, जो कि बताता है कि कितनी महिलाएं हैं वर्किंग एज ग्रुप में 15 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे। तो कितनी महिलाएं हैं जो कि अभी वर्क कर रही हैं। तो अगर मैं इस आंकड़े को 100 के स्केल पे देखूं तो वो बताता है कि मात्र 8.8% महिलाएं जो हैं वो वर्क कर रही हैं या करना चाहती हैं। भारत की 90% से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो काम ना तो सीख कर रही हैं ना ही कर रही हैं बाहर, घर में कर रही हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं कि जो बाहर का काम है वो एक इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे खुद भी महसूस होता है करते हुए, पर जो भारत के आंकड़े हैं, महिलाओं के आंकड़े हैं, हाँ, तो महिलाएं 90% से ज़्यादा काम नहीं कर रही हैं या घर में ही काम कर रही हैं। हाँ, तो ये तो बात चिंता की है ही। जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी महिलाओं की आर्थिक भागीदारी इसकी वजह से बहुत सीमित है, और जब आर्थिक भागीदारी नहीं होती तो आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होता, आप दुनिया में कमज़ोर रह जाते हो। और उसके अलावा जब आप बाहर नहीं निकलते हो तो आपका अंदरूनी विकास भी नहीं होता, क्योंकि आपको दुनियादारी कुछ पता ही नहीं होती। आपको पता ही नहीं होता कि सड़क पे निकलना किसको कहते हैं, दफ्तर की चुनौती और प्रतिस्पर्धा से निपटना किसको कहते हैं, बाज़ार में जा करके श्रम करके और चुनौतियां झेल करके अपने माल को बेचना या अपने ब्रांड को स्थापित करना, जूझ करके, ये सब क्या होता है। महिलाओं को ये सब पता ही नहीं चलता। वो एक अपने छोटे से घोंसले में कैद रह जाती हैं और इसी वजह से दुर्बल रह जाती हैं। जी, पर कई सारी महिलाओं का ये आग्रह रहता है कि जो वो घर का काम कर रही हैं, जो कि वो असल में करती हैं सुबह से शाम तक, और इस बात का उनको क्रेडिट मिलना चाहिए कि सुबह से शाम तक घर में काम करती हैं, 7-7 8-8 घंटे काम करती हैं। देखिए, इस पूरी बातचीत में मैं कहीं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि वो जो काम कर रही हैं वो उससे कहीं बेहतर काम कर सकती हैं, और वो जो काम कर रही हैं उससे उनको उस तरह की आर्थिक और आंतरिक तरक्की नहीं मिलेगी जिसकी वो हकदार हैं। काम तो बेचारी कर ही रही, लगी तो रहती हैं। किसी घर में जाओ, जो बिल्कुल उच्च वर्ग की महिलाएं उनको छोड़ दो, जिनको कोई काम नहीं है, नौकर लगे हैं वगैरह, वरना आप एक साधारण मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के घर में जाएंगे तो वहाँ महिला दिन रात काम तो कर ही रही है बेचारी। जी, इवन जो आंकड़े हैं वो भी ये बताते हैं कि ऑन एन एवरेज जो एक औसतन महिला है वो घर में करीबन 7 घंटे से ज़्यादा जो है सिर्फ काम कर रही है। बिल्कुल काम कर रही है, लेकिन वो ऐसे काम में फंसी हुई है जिससे उसे कुछ मिलना नहीं है। जी, वो ऐसे काम में फंस गई है जिसमें बस उसको एक सांस्कृतिक तरीके से धकेल दिया गया है, ये कह करके कि यही तुम्हारी जगह है और यही जो काम है वो दुनिया में बड़े महत्व का होता है। ये एक कल्चरल चीज़ है। तो उसको बता दिया गया है कि यही करो और इसमें बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। अब महत्व तो पता ही है कि कितना है, कि क्या है। आपको मौका मिले तो आप अपने घर का काम खुद करना चाहोगे या आप किसी और को दे देना चाहते हो, आउटसोर्स करना चाहोगे? आउटसोर्स करना चाहते हो। अभी भी घर में सफाई के लिए कोई आता होगा, खाना बनाने के लिए कोई लगा रखा है, खाना बनाने के लिए भी आपने लगा रखा है। घर का काम अगर इतना ही महान होता और इतना ही आनंददायक होता तो घर का काम करने के लिए, सफाई के लिए, बर्तन के लिए, खाने के लिए आपने दूसरे लोगों को क्यों लगा रखा होता जी। तो महिलाओं ने अपने आप को ऐसे कामों में फंसा लिया है जो काम
मौका मिलते ही कोई आउटसोर्स कर देना चाहता है, किसी और को दे देना चाहता है, और महिलाएं सोचती हैं कि ये बड़े ऊंचे काम है, हमें दिन रात यही करने हैं। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है, और ये दुखद और इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत सारी महिलाएं स्वयं ही इसी स्थिति को पकड़े बैठी हैं, और वो दूसरी महिलाओं को भी घर में ही बांध कर रखना चाहती हैं। तो उनकी अपनी बेटी भी बाहर निकलना चाहे तो उसको पकड़ लेंगी, उनकी बहू निकलना चाहे उसको पकड़ लेंगी, घर मोहल्ले में परिवार में कोई और निकलना चाहे तो उसको पकड़ेंगी या ताना मारेंगी, विरोध करेंगी कुछ। तो ये बड़ी गड़बड़ की स्थिति है जी। एक तो मतलब इसी में एक तो बात ये है कि कुछ महिलाओं को, काफ़ी ज़्यादा महिलाओं को सिर्फ बात मतलब आनंद की नहीं है कि उन्हें उसमें आनंद आ रहा है उस घर के काम को करने में, क्योंकि रिपीटेटिव काम करने में किसको ही आनंद आएगा। लेकिन जो आपने बात महत्व की बोली, वो जो महत्व है उसका एक और पहलू भी रहता है कि अगर ये काम वो नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा। नहीं तो उस काम को पहली बात तो सीमित करो, संकुचित करो। घर की व्यवस्था को इतना फैला क्यों रखा है कि रोज़ 7-8 घंटे उसमें काम करना पड़े? क्यों इतना फैला रखा है? इतनी बड़ी चीज़ नहीं है वो जो घोंसला है कि उसको तुम इतना फैला दो कि रोज़ 8 घंटे उसमें आपके लग रहे हैं। इतना क्यों फैलाया है? आप भी रहती हैं, आपको अपने घर के काम में कितना समय लगता है? खुद भी कुल करना पड़े तो कितना लग जाएगा? घंटा 2 घंटा दिन का? तो ये 7-8 घंटे का आपने कार्यक्रम, आपने ऐसी व्यवस्था क्यों बना रखी है अपने लिए कि रोज़ उसमें इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा? दूसरी बात, ये सवाल कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये सवाल वैसा ही है कि मान लीजिए आप क्लर्क के पद पे काम कर रही हैं कहीं, और आपका चयन हो जाता है IAS में, और आप कहें नहीं मैं क्लर्क के पद को नहीं छोड़ूंगी क्योंकि अगर मैंने छोड़ दिया तो क्लर्क का काम कौन करेगा? जी। आप कहें कि क्लर्क का काम भी किसी को तो करना है ना, तो मैं कैसे रिज़ाइन कर सकती हूँ क्लर्क के काम से? अरे भाई, वो काम करने के लिए कोई और आ जाएगा ना, बहुत हैं। आप तो अपने आप को देखिए कि आपको ऊंचा उठना है, और हर व्यक्ति की अपने प्रति यही जिम्मेदारी है कि वो ऊंचा उठे, ऊंचा उठे, ऊंचा उठे। तो ये कोई तर्क नहीं है कि अगर ये काम मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। ये काम आप नहीं करेंगी तो करने वाले बहुत लोग हैं, और वो भारत में बहुत साधारण पैसों पर वो काम कर देते हैं। भारत तो एक लेबर रिच देश है जहाँ पर अभी भी श्रम बहुत सस्ते में उपलब्ध हो जाता है, तो वो काम तो कोई भी कर देगा। हर आम घर में सफाई के लिए और इन दूसरी चीज़ों के लिए जो डोमेस्टिक काम होते हैं उनके लिए तो बाहर के लोग लगे ही होते हैं। आप उसमें क्यों खट रहे हैं? हाँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपने घर के सारे काम भी छोड़ दिए और बाहर का भी कुछ नहीं किया और ये करके बस बिस्तर तोड़ दिए। ये होने लगा है। लोग मेरे पास लिख करके भेजते हैं कि आचार्य जी, आपकी बातें सुनने के बाद हमारे घर की महिला हैं, वो घर के काम तो छोड़ चुकी हैं, बाहर का काम उन्हें कोई मिला नहीं, तो कुल मिला करके वो बिस्तर तोड़ा करती हैं। तो मैं वो चीज़ करने को नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप एक स्तर के काम से ऊपर के स्तर के काम पे जाइए, क्योंकि आपके काम का स्तर ही आपके जीवन का स्तर है। आपके काम का स्तर ही आपकी चेतना का स्तर है। आप किस स्तर के इंसान हो, अच्छे से सुनिएगा, आप किस स्तर के इंसान हो, यही इस बात से निर्धारित हो जाता है कि आप किस स्तर का काम कर रहे हो। जो जिस स्तर का काम कर रहा है वो इंसान उसी स्तर का है। तो अगर आप दिन भर घर में घुस करके वही काम कर रही हैं तो फिर आपका स्तर भी वही रह जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, आप रोटी बनाना तो जानते ही होगे जी। कितने साल पहले सीखा था रोटी बनाना? 7-8 साल, मान लो 10 साल, मोटा मोटा कह दें। वो भी मजबूरी थी तो। हाँ ठीक है, जिस भी वजह से। जी। तो 10 साल पहले रोटी बनाना सीखा। 10 साल पहले जैसी रोटी बनाते थे और आज जैसी रोटी बनाते हो, उसमें कोई इवोल्यूशन हुआ है क्या? नहीं। हाँ, ये तो 10 ही साल है। अब उस गृहिणी की सोचो जो 40-50 साल से रोटी बना रही है और बिल्कुल वैसी ही रोटी बनाती है जैसी वो 40 साल पहले बनाती थी। तो इंसान का तो मतलब है वो जो बढ़े, जो तरक्की करे। जो तरक्की ना करे और हर काम वैसा ही करता रहे जैसे वो पहले करता था, वो तो इंसान भी नहीं हो रह जाता ना बेचारा। मैं उदाहरण देता हूँ। गौरैया होती है, गौरैया अपना घोंसला बनाती है, आपने देखा होगा। भूस्थल में भी गौरैया के घोंसले हैं। आज से 1000 साल पहले भी जो गौरैया थी वो घोंसला कैसा बनाती थी? ठीक वैसा ही जैसा आज बना रही है।
लेकिन इंसान जैसा घर बनाता था 1000 साल पहले, आज उससे कितना अलग घर बना रहा है। तो गौरैया वो जिसका काम वही रह गया जो 1000 साल पहले था, इसलिए वो इंसान नहीं है बेचारी। इंसान वो जो 1000 साल पहले जैसा घर बनाता था, आज उससे बहुत अलग, बहुत बेहतर घर बना रहा है। तो अगर आप 40 साल पहले जैसी रोटी बनाती थी, आज भी वही रोटी बना रहे हो, तो आप बताओ कि आप बेहतर इंसान कैसे बन पाओगे। लेकिन ये काम घर में ही फंसता है। आप जैसे कपड़े धोते थे 40 साल पहले, आज भी वैसे ही धो रहे हो। झाड़ू पोछा की बात हो गई, या और भी जो घर के आप जिसे बोलते हो घरेलू काम, बच्चे की परवरिश, ये सारे अपना कर्तव्य, ये सारी वही तो चीज़ें हैं जो आप 40 साल पहले कर रहे थे, आप आज भी उसी तरह कर रहे हो। तो इसमें आपकी कोई ग्रोथ कहाँ हुई? आप तो गौरैया बन के रह गए कि जैसा घोंसला तब बनाती थी वैसे ही घोंसला आज बना रहे हो। गौरैया बेचारी कैद। इंसान वो है जो हर साल पिछले साल से कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ ऊंचा करे। यही मानव जन्म का उद्देश्य है, निरंतर प्रगति। इसी को मुक्ति की यात्रा बोलते हैं। आप आज जैसे हो, आपको कल वैसा नहीं रहना चाहिए। और मानव माने महिला भी होता है ना, या मानव माने बस पुरुष ही होता है। तो जैसे पुरुष के लिए ज़रूरी है कि वो हर साल पिछले साल से एक बेहतर व्यक्ति होता जाए, वैसे ही महिला के लिए ज़रूरी है कि वो हर साल पिछले साल से बेहतर व्यक्ति होती जाए। और हमने कहा कि आप किस स्तर के इंसान हो, ये निर्धारित ही किस बात से होता है कि आप किस स्तर का काम कर रहे हो। तो आपका काम अगर प्रगति नहीं कर रहा है तो आप कैसे प्रगति कर रहे हो फिर? ये बताओ ना। वही चूल्हा, वही चौका, वही रोटी, ठीक उसी स्वाद की लौकी की सब्जी, आप वही सब काम करे जा रहे हो। ये क्या है? हाँ, इतना हो सकता है कि पहले आप हाथ से धोते थे, फिर वॉशिंग मशीन आई, फिर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई, लेकिन वही कर रहे हो ना, ढाक के 3 पात। तो फिर आपकी प्रगति नहीं हो पाती, आप फंस के रह जाते हो। इसी में मुझे 3 कैटेगरीज दिख रही हैं वुमेन की, जो जिनको अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड करूं तो पहली कैटेगरी उन महिलाओं की है जिन्हें पता ही नहीं है, जिनकी एक बच्ची है छोटी, बचपन से उसके अंदर वो वैल्यू सिस्टम फीड कर दिया गया है कि तुम्हें बड़ा होना है, अच्छी स्किन होनी चाहिए, फेयर कलर के आप होने चाहिए, एंड बड़े होकर के थोड़ी बहुत आपकी एजुकेशन करा दी जाएगी, इतनी एजुकेशन करा दी जाएगी कि आप शादी के लिए एक्सेप्टेबल हो जाएं, एंड उसके बाद फिर आपकी शादी करा दी जाती है, एंड वहाँ पर अब आपको अपना जीवन पूरा व्यतीत करना होता है अपना घर छोड़ करके। ये जो महिला है जो बचपन से एक इस वैल्यू सिस्टम के साथ बड़ी हो रही है, जिसके सामने जॉब जो है सिर्फ, या फिर अगर वो जॉब करती भी है तो जॉब भी सिर्फ माध्यम होता है उस शादी तक पहुंचने के लिए, और वहां पर जाकर के वो थम जाता है, रुक जाता है। गवर्नमेंट की एक स्कीम चलती है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पर मुझे कभी कभी उसके आगे मिसिंग एक पॉइंट लगता है कि बेटी को जॉब भी करवाओ। ठीक है। वो जो चीज़ है, तो ये तो पहली कैटेगरी हो गई जहाँ पर पता ही नहीं है, इग्नोरेंस जिसको आप कह सकते हैं कि पता ही नहीं है, वैल्यू सिस्टम ही उस तरीके का है। दूसरी कैटेगरी उन महिलाओं की हो गई जिन्हें धीरे धीरे, जो शायद काफ़ी सारी हैं जो शायद आपकी वीडियो सुनती भी हैं, अब उन्हें धीरे धीरे पता चलता है, रियलाइज़ होता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ गड़बड़ ट्रैक चल रहा है और इसको अब बदलना है, लेकिन उनके आसपास उनका माहौल इस तरीके का होता है, या वो ऐसी ऐसी पूरी सराउंडिंग से आ रही हैं जहाँ पर 1000 तरीके की कठिनाइयाँ होती हैं और वो आगे नहीं उसमें स्टेप अप कर पाती है, वो करेज ही नहीं आता भीतर से, बिकॉज इट्स लाइक समथिंग अपरूटिंग योरसेल्फ। फिर तीसरी कैटेगरी उन महिलाओं की आती है जहाँ पर उनको पता है गड़बड़ है, पर अपना भी सेल्फ इंटरेस्ट है, अपना भी स्वार्थ है, एंड देन यू रीप द बेनिफिट्स ऑफ पेट्रियार्की। तो जो ये 90% महिलाएं हैं जो कहीं काम वाम नहीं करती, इनको आपने 3 श्रेणियों में बांट दिया। एक वो जो सो रही हैं, उन बेचारियों को पता ही नहीं है कि वो जैसी ज़िंदगी बिता रही हैं उसमें कोई सार्थकता नहीं है ना, कि हीरा जन्म अमोल था और कौड़ी बदले जाए, कि हीरा जन्म जो है उनका वो व्यर्थ जा रहा है, कौड़ी बदले खराब हो रहा है। तो ये तो पहली कोटि की महिलाएं हो गई जो सोई पड़ी हैं, जिनको अभी उतनी चेतना या उतना ज्ञान ही नहीं है। दूसरी वो हो गई जो फंसी हुई हैं। तो पहली हुई सोई हुई, दूसरी वो है जिनको दिख रहा है कि बाहर कुछ करना चाहती हैं, पर समाज की, घर की स्थितियाँ बहुत प्रतिकूल हैं, तो वो बाहर जाके कुछ कर नहीं पाती हैं या बाहर अवसर नहीं मिल रहे हैं। और तीसरी वो हो गई जो मज़े मार रही हैं। ये बहुत
एक छोटा प्रतिशत होगा, पर ऐसी महिलाएं भी भारत में हैं, काफ़ी हैं, कि जिनको अगर आप अवसर दे भी दो बाहर काम करने को तो भी नहीं करेंगी, क्योंकि उनको घर में पूरी सुख सुविधा ऐशो आराम है, तो अपना घर में अपना मौज करेंगी। तो इसमें सबसे जो दो बड़ी कोटियां हैं वो तो वही दो पहली वाली ही होंगी। पहली वो जो सोई पड़ी हैं, मैं समझता हूँ ये 50% होंगी, 10% तो वो हैं जो बाहर काम कर ही रही हैं, फिर 50% या 60% वो होंगी जो सोई हुई हैं, ठीक है। 20-25% होंगी जो फंसी हुई हैं। तो 10 और 60 70 और 25 मान लो 95, ये हो गया। फिर 5 भी नहीं, 1-2% होंगी जो घर में मौज कर रही हैं। तो इस तरीके का होगा। अब जब आप पहली श्रेणी में होते हो कि आप सोए पड़े होते हो और आपको जगाया जाता है, तो फिर आपकी चुनौतियां शुरू होती हैं। जब आप जग जाते हो तो फिर आप दूसरी श्रेणी के हो जाते हो, जहां आपको पता चलता है कि अगर आप बाहर काम करना भी चाहो तो कितना मुश्किल है। मैंने एक बार कहा था ना कि बंधन का पता ही तब चलता है जब मुक्ति का प्रयास करते हो। जैसे आप सो रहे हो और आपको बेड़ियां पहना दी जाएं, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि आप आज़ाद हो, क्योंकि आप सो रहे हो, बेड़ियां पड़ी भी हुई हैं, तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप इस गुमान में रहे आओगे कि आप आज़ाद हो। आप कितने मजबूर हो आपको तब पता चलेगा जब आप आज़ादी की कोशिश करोगे, जब आप कहोगे मुझे चलना है, उड़ना है, मुझे बाहर जाना है, कुछ करना है, तो पता चलेगा कर नहीं सकते बेड़ियाँ। तो महिलाओं को भी अपनी दुर्दशा का कई बार तभी पता चलता है जब वो आज़ादी का प्रयास करती हैं। जो आज़ादी का प्रयास ही नहीं कर रही हैं, उनको ये भ्रम बना रह जाता है कि हम तो ठीक हैं, हम आज़ाद हैं, बढ़िया चल रही है ज़िंदगी। दो तरह की चीज़ें चाहिए, एक बाहरी, भीतरी। बाहरी चीज़ ये चाहिए कि शिक्षा, कानून और सुरक्षा। शिक्षा नहीं होगी तो बाहर काम करेंगी क्या? कानून व्यवस्था का संरक्षण नहीं होगा तो बाहर निकलेंगी तो परेशान करी जाएंगी, सताई जाएंगी, शोषण होगा उनका। और तीसरी चीज़ हमने कही थी सुरक्षा। तीसरी चीज़ हम कह रहे हैं कि सुरक्षा, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है। जब जो दूसरी बात बोली थी उसमें और लॉ एंड ऑर्डर में ये अंतर है कि दूसरी बात में हमने कहा था कि उनकी हितों की रक्षा के लिए सही नीतियां होनी चाहिए, पॉलिसीज़। तो वो वर्क प्लेस पे जा रही हैं तो वहाँ पे विमेन फ्रेंडली पॉलिसीज़ भी होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ वही है कि अगर वो बाहर निकल रही है तो कम से कम ये तो ना हो कि सड़क पर निकलते ही वहाँ कोई छेड़ने लग जाएगा, या कि घर से दफ्तर जाना ही अपने आप में एक शारीरिक जोखिम का काम बन जाता है बहुत महिलाओं के लिए, तो वो सब नहीं होना चाहिए। तो बाहर उनको इस प्रकार का कुछ सहारा, सपोर्ट चाहिए होता है कि उनको पहले तो एक सही रूप से शिक्षित करो, उनके लिए सही नीतियां बनाओ, और शहरों गांवों की कानून व्यवस्था ऐसी हो कि महिला के साथ कोई अभद्रता या शोषण न कर सके। ये बात यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे आकर के बात रुक जाती है, क्योंकि अक्सर ये तीनों ही तत्व मौजूद होते हैं, या तीन नहीं मौजूद है तो इनमें से कोई दो तो कम से कम मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी हम पाते हैं कि महिला बाहर नहीं निकल रही है। तो आपने उसका शैक्षिक सशक्तिकरण कर दिया, आपने उसका नीतिगत सशक्तिकरण कर दिया, आपने उसका आर्थिक सशक्तिकरण भी कर दिया किसी तरीके से, ठीक है। पिताजी ने उसको बहुत सारा पैसा दे दिया, विरासत में दे दिया कि लो तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतना डलवा दिया। वो जहाँ रहती है वहाँ कानून व्यवस्था भी मान लो ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बाहर निकलेगी तो परेशान होगी, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हम पाते हैं कि वो घर में ही बैठी हुई है। अब क्या करें?
तो जो एक बड़ा, और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा सशक्तिकरण चाहिए और सहारा चाहिए एक महिला को, वो है आंतरिक सशक्तिकरण। जहाँ कोई हो उसको बताने वाला कि तुम महिला बाद में हो, मनुष्य पहले हो, और तुम्हारे भी जन्म और जीवन का उद्देश्य सीखना है, उड़ान है, मुक्ति है। तुम इसलिए नहीं पैदा हुई हो कि एक देह बनकर जीवन काट दो, और देह बनकर जीवन काटना बहुत आसान है। पत्नी बनकर जीवन काट दो। पत्नी और पति का रिश्ता आधारभूत रूप से तो देह का ही होता है। आधारभूत रूप से देह का रिश्ता ना हो तो अदालत भी कह देती है कि भाई तुम दोनों तो अलग हो। माँ बन जाओ, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, वो भी देह की ही बात है। तो एक महिला के लिए बहुत आसान होता है ये न पहचान पाना कि वो कौन है। उसके लिए बहुत आसान होता है ये मान लेना प्राकृतिक रूप से कि वो तो देह ही है, क्योंकि पूरा समाज ही उसको देह की तरह ही देखता है ना। पूरी संस्कृति उसको देह की तरह देखती है। पुराने समय से लेकर के आज तक तुम बिल्कुल जो संस्कृति का एकदम पुराना तत्व है उसको पकड़ो, मनुस्मृति, तो वो कहती है कि महिला को पहले पिता पर आश्रित होना चाहिए, फिर पति पर आश्रित होना चाहिए, फिर पुत्र पर आश्रित होना चाहिए, और स्वतंत्र उसको कभी नहीं होना चाहिए। तो देह बना दिया ना, क्योंकि चेतना का तो स्वभाव है स्वतंत्रता, देह ही है जिसको जकड़ के रखा जा सकता है, तो देह बना दिया। और उस समय से लेके आज के समय में आ जाओ तो फिल्मों में देख लो क्या हो रहा है, वहाँ भी महिला को देह ही बना देते हैं। विज्ञापनों में देख लो क्या हो रहा है, टीवी पर देखो, सोशल मीडिया पर देखो, वहाँ भी महिला देह ही है। तो एक लड़की के लिए बहुत आसान होता है अपने आप को देह मान लेना, क्योंकि अतीत से लेकर आज तक उसको देह ही माना जा रहा है। जब मैं आंतरिक सशक्तिकरण की बात कर रहा हूं तो उसका अर्थ है लड़की को बताना कि तू चेतना है, और तेरा पहला काम है सोचना, समझना। ये शरीर की लीपापोती बाद में कर लेना, पुरुषों के लिए आकर्षक बाद में बन लेना। शरीर स्वस्थ रहे इतना काफ़ी है। तुम ध्यान ज्ञान पर दो, तुम कौशल पर ध्यान दो, तुम दुनिया में देखो कि क्या चल रहा है, तमाम तरह के अनुभव लो, घर की चार दीवारी से बाहर निकलो, जगत को जानो, समझो, स्वयं को देखो, अपनी वृत्तियों को पहचानो, जगत के तौर तरीकों को जानो। ये बात उसको बतानी बहुत ज़रूरी है, इसी से उसका आंतरिक सशक्तिकरण होगा। और अगर आंतरिक सशक्तिकरण, इंटरनल एम्पावरमेंट, जिसको आप स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट भी बोल सकते हो, अगर वो नहीं हुआ है तो आप उसके पक्ष में कानून बना दो, चाहे आप उसको शिक्षित कर दो और चाहे आप उसको आरक्षण दे दो, रहेगी वो फिर भी परतंत्र ही। आप कर दो ये, जैसे आपने कहा ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ लिख लेगी, और पढ़ लिख करके वो क्या बन जाएगी, एक गृहिणी बन जाएगी, माँ बन जाएगी। यही बन गई मैं, पढ़ी लिखी गृहिणी, एक पढ़ी लिखी गृहिणी बन जाएगी वो। और उसका नाम बदल दिया जाएगा, उसको हाउसवाइफ की जगह बस होम मेकर बोल दिया जाएगा, जैसे इस बात से कोई फ़र्क पड़ता हो। हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे हैं कि गृहिणी के काम में कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन देखिए जो बात सीधी है, सच्ची है, वो स्वीकारनी तो पड़ेगी ना। हाँ? आप एक मैनेजर हो, आप एक सीईओ हो, आप एक सांसद हो, आप एक एथलीट हो, आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक राइटर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप एक डॉक्टर हो, आप भारत की प्रधानमंत्री हो, आप कुछ भी हो सकती हो, है ना। उन सब कामों की तुलना चूल्हे चौके से तो नहीं करी जा सकती ना। और मुझे मालूम है कि अभी जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मेरी ये बात बहुत सारी गृहिणियों को आहत करेगी, और मुझे दुख भी होता है कि मैं जो बोलता हूँ उससे कई लोगों को चोट लगती है। लेकिन मेरी उम्मीद बस इतनी है कि ये मेरी बात सुनने के बाद वो कम से कम अपनी बेटियों को उड़ान देंगी, पिंजड़ा देने की जगह। क्योंकि अक्सर बेटियों को जो पिंजड़ा मिलता है ना, बेटियों को, बहुओं को, वो उनकी माँओं और सासों से ही मिलता है। पुरुष वर्ग तो इसमें है ही गुनहगार,
लेकिन महिलाओं का शोषण करने में कोई पीछे थोड़ी ही है। तो आपको अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये चूल्हे चौके में कुछ बहुत सार नहीं है, तो इसको ऐसे मत लीजिए कि जैसे मैं आपका अपमान कर रहा हूँ। इसको ऐसे लीजिए जैसे कि मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि अपनी बेटी को एक बेहतर भविष्य दो भाई। उसको वही मत दे दो जो तुमको मिला जीवन भर। या आपके घर में बहू आई है तो उसको बेटी की तरह ही मानो, और उसको भी थोड़ा विकास का और तरक्की का, ज़िंदगी में कुछ जानने का, सीखने का, अनुभव का मौका दो। इसी बात में आचार्य जी, जो कैटेगरीज हम अभी बात आपने आपने बताया कि जो पेट्रियार्की के बेनिफिट्स रीप करने वाली जो कैटेगरी है, 1% जिसको आपने एक कहा आध कि दो अराउंड तीन एक कुछ आध दो होगी, तीन हाँ ऐसे ही प्रतिशत कुछ रही होगी, होगी। हाँ। पर क्या होता है कि अक्सर जो आपके रोल मॉडल्स होते हैं वो इसी कैटेगरी के होते हैं। वो प्रतिशत बड़ा छोटा है पर वो आप उनकी बहुत बात कर रही प्रभावित। हैं कि जैसे जो घर पे बैठी हैं और जिनके पतिदेव किसी ऊंचे पद पर हैं, जी और वो घर पर बैठकर भी एकदम सेठानी बनी हुई है। जी जी कि आप पतिदेव कलेक्टर हैं तो वो घर पे बैठी हुई हैं मिसेस कलेक्टर बन के, और उनके आसपास के पड़ोस के परिवार के सब लोग उनको देख रहे हैं और कह रहे हैं वाह क्या किस्मत पाई है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, ऐसी महिलाएं हैं, बहुत कम उनकी संख्या है अभी, लेकिन ऐसी हैं ज़रूर। हाँ जी, संख्या कम है लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस है हम्म, बाकी महिलाओं के ऊपर, हाँ। एक 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 मतलब पूरा का पूरा एक एक तरीका, एक तो बहुत सारी लड़कियां जब उनको देखती हैं तो कहती हैं कि काश मैं भी ऐसी किस्मत पाती, काश एग्जैक्टली मुझे भी एक बहुत अच्छा दूल्हा मिल जाए असल बस। में ये बात बोली जाती है बचपन से ही महिलाओं को कि जिसकी भी शादी हो जाती है और अगर वैसे मटेरियली अच्छे एक परिवार में होती है तो बात यही कही जाती है इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ, तो बहुत सारी लड़कियां ऐसे सोचने लगती हैं कि मेरी किस्मत इसी में खुल जाएगी कि अच्छा डॉक्टर मिल जाए, आईएएस मिल जाए, या कि कोई अमेरिका का वहाँ पे इंजीनियर बैठा है वो मिल जाए। हाँ, ऐसे सोचने लग जाती हैं, और ये कितनी मतलब छिछोरी बात है ये। क्या कर रही हो? कोई कोई क्यों तुमको अपने घर में बैठा करके ऐशो आराम की ज़िंदगी देगा? सोचो तो सही ना। और जैसे ही सोचोगे तो बड़ा गंदा निष्कर्ष सामने आएगा। आपने ठीक से अपनी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, आप ज़िंदगी में ऊंचा नहीं उठना चाहती हैं, मेहनत करने का, चुनौतियां स्वयं झेलने का आपका कोई इरादा नहीं है। हो सकता है आपको रूप रंग थोड़ा ठीक मिल गया हो, तो उसके दम पर आप ये चाहती हैं कि आपकी किसी ऊंचे घर में या ऊंची तनख्वाह वाले लड़के से शादी हो जाए, उसकी तनख्वाह अच्छी हो या बिजनेस अच्छा हो या अमेरिका में बैठा हो, कुछ ऐसा। तो आप ये तो सोचिए ना कि वो अगर आपको ऐश कराएगा तो क्यों कराएगा। और ये कितनी कितनी अपमान की बात है, किसी से इस आधार पर पैसे लेना और ऐश करना उसके घर में बैठ कर के। ये कितनी गंदी बात है। मैं लड़कियों से कह रहा हूँ जो इस प्रकार के अरमान रख कर बैठी हैं कि हमें भी जल्दी से कोई बढ़िया मोटा मुर्गा मिल जाए और उससे शादी हो जाए, मैं उनसे कह रहा हूँ कि अपने आप को इतना मत गिराओ। इस प्रकार के अरमान रखना, ऐसे इरादे रखना बड़े लानत की बात है। और ये खूब चलता है, जी ये खूब चलता है। लड़कियों के माँ बाप लगे रहते हैं कि भाई ऊंचे घर में रिश्ता चाहिए, ऊंचे घर में रिश्ता चाहिए। जैसे ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज की वो लिस्ट है। हाँ सिलेक्शन लिस्ट जारी होती है, वो वहाँ से निकाल निकाल के कि ये सब लड़के हैं और इनके घरों पे पहुँचो, उनके एड्रेसेस निकलवा लेते हैं वहाँ जाके, उनके घरों पे धावा बोलते हैं कि इससे शादी करनी है। ऊंचा दहेज मोटा देने को तैयार रहते हैं बिल्कुल। और बस इसके लिए जो शब्द है मैं उसको ज़बान पे नहीं लाना चाहता, पर आप समझ ही रहे होगे कि ये सब किस तरीके का काम है कि जहाँ पर आप किसी मोटी आसामी के घर में घुस जाना चाहती हो और फिर जीवन भर आप कह रहे हो कि मुझे वहाँ पर ऐश करनी है। मत करो ऐसा, कृपया मत करो ऐसा। आप की बहुत बेहतर संभावना है, यू कैन डू फार बेटर देन बिकम अ रिच मैन्स वाइफ। आप बहुत अपने दम पर ऊंचा उठ सकती हैं। वही जो मेरा प्यारा प्रतीक है कि आप स्वयं अपने पंख पसार कर आसमान में उड़ सकती हैं, किसी
सरकारी ऑफिसर की बीवी बनना या सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, यही सब खोजा जाता है, डॉक्टर। ये करके अपना अपमान मत करिए। इसी में आचार्य जी, जैसे आपने पंख पसारने की बात कही, क्या होता है, मैं कैटेगरी 2 के बारे में बात कर रही हूँ, उन महिलाओं के बारे में जो थोड़ा जो देखती निकलना हैं। चाहती हैं पर जिन्हें जो चुनौतियों से फिर परेशान हो जाती हैं। जी जी जी। तो क्या होता है कि बचपन से परवरिश आपकी इस तरीके की होती है कि वो पर जो है बचपन से ही कतरे जाते हैं लगातार, बार बार, हर एक तरीके से। मैं जैसे थोड़े बहुत उदाहरण आपके साथ शेयर करूंगी। एक लड़का और एक लड़की है, तो उनको कई बार सेम एजुकेशन नहीं दी जाती। लड़के को आप बाहर पढ़ाने के लिए भेज देंगे, लड़की को आप नहीं भेजते हैं बाहर पढ़ाने के लिए। वो पैसा आप बचा करके रखते हैं उसके दहेज के लिए, बजाय कि उसकी एजुकेशन के लिए। या बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, आप रात को बाहर नहीं जा सकते, आप बाहर ज़्यादा अकेले नहीं जा सकते, आप किसी दूसरे शहर नहीं जा सकते, जाना है तो तब जाओ जब शादी हो जाए, तो उसके बाद आप ये सारी चीज़ें करो। आप खेलने जा रहे हो तो हर एक चीज़ का ज़्यादा, अच्छा बचपन से ये भी होता है कि आप ज़्यादा खेलकूद मत करो, ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज मत करो, बिकॉज इट माइट हार्म योर बॉडी। और हार्म मुझे नहीं समझ में आता उसमें क्या है एग्जैक्टली। एंड वो वर्जिनिटी वाला खेल, वर्जिनिटी का वर्जिनिटी है। वाला खेल है कि ज़्यादा खेलो मत, नहीं तो वर्जिनिटी वाला समस्या आ जाएगी। तो इस तरीके की बहुत छोटी छोटी बंदिशें बचपन से ही लगा दी जाती है। तो जैसे वो घोड़ा होता है ना, कि उसकी आंखें बिल्कुल बंद कर दी गई हैं, वैसा सा कुछ उसका फिर रूप निकल करके आगे आता है। फिर वो महिला जब आगे जा करके देखती है कि चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं और अब मैं उनको बदलना चाहती हूँ, पर पहले से ही मतलब इतना बैकलॉग है आपका जिसको आप कैरी करके अपने साथ चल रहे हो, कि वो जो एक आंतरिक सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। देखो, ज़िंदगी अपनी है और कितनी भी समस्याएं आई हों और अतीत में कितना भी वो बैकलॉग या बोझ रहा हो, उसको हटाना तो पड़ेगा ही, कोई विकल्प नहीं है। हम उसकी बात करके कुछ नहीं पा सकते। उसको तो ऐसे ही देखना पड़ेगा कि हाँ ये है, लेकिन इसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये रहेगा तो मेरी ज़िंदगी ख़राब करेगा। मेरी ब्रेन वॉशिंग कर दी गई, मेरी एक कल्चरल कंडीशनिंग कर दी गई बचपन से। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं देख पा रही हूँ कि वो सब जो मुझे बता दिया गया और मुझे जो मूल्य थमा दिए गए, वो बहुत काम के नहीं हैं। तो अब मैं शिक्षित हूँ और मैं वयस्क हूँ और मैं मैच्योर हूँ, तो मैं अपने लिए सोच सकती हूँ ना। और अगर मैं अपने लिए सोच सकती हूँ तो मुझे अतीत का बंधक बनकर रहने की, जीने की कोई विवशता नहीं है। ठीक है, मैं कठोर नहीं होना चाहता, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, मुझे इसमें है सहानुभूति कि लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बचपन से ही उनको एक ज़बरदस्त सांस्कृतिक घुट्टी पिला दी गई होती है। और चैलेंज दो तरफा है, भीतर भी है और समाज में भी है। हाँ ठीक है, तो समाज भी ऐसा है जो उनकी ग्रोथ के अनुकूल नहीं है, और उनके भीतर भी ये बात डाल दी गई है कि तुम्हारा जो नीड़ है, जो घोंसला है, जो नेस्ट है, वही तुम्हारी नियति है। तो ये दो तरफा चैलेंज है, मैं मानता हूँ। बिल्कुल ऐसा सा है कि जैसे आपको ना खुद को किसी एक सॉइल से अपरूट करना हो। हाँ, कि आप बचपन से आपको जो जो बात बताई गई, आपको फिर उसको हटाना पड़ेगा और एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो करो ना, विकल्प क्या है, विकल्प क्या है? और नई शुरुआत आपको करनी है तो उसमें बिल्कुल हज़ार चुनौतियां हैं, पर कुछ सहारे भी उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं कि पूरा ज़माना आपका दुश्मन ही बन के खड़ा है। ये हम बातचीत क्यों कर रहे हैं, ये यहाँ पे 4 कैमरे काहे के लिए लगे हुए हैं? ये इसीलिए हो रही है ना बातचीत कि इसको सुन करके बहुतों को सहारा मिले, रोशनी मिले, प्रेरणा मिले और वो कुछ कर पाएँ। तो ठीक है, बहुत लोगों ने उनको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी होगी बचपन से, लेकिन अब आप जब बड़ी हो गई हैं और आप समझ सकती हैं चीज़ों को, अपनी दृष्टि से साफ देख सकती हैं, तो आपको और तरह की बातें भी तो उपलब्ध हैं ना सुनने और जानने के लिए। तो आप उनको सुनिए, जानिए और अपनी ज़िंदगी का फैसला लीजिए। अतीत की दुहाई देकर के कोई लाभ नहीं है। भले ही जो अतीत में हुआ हो वो एक तथ्य हो, तो उसका क्या करें अब? बार बार अगर मैं एक महिला हूँ, मैं बार बार यही अगर बोलती रहूँ कि मेरे साथ अतीत में ऐसा हुआ, बाप ने ठीक से पढ़ाया नहीं और पति ने भी कोई मुझे सहारा नहीं दिया,
पति ने भी यही कह दिया कि आ गई हो अब चलो घर का काम करो, न बाप ने पढ़ाया न पति ने कोई प्रेरणा कोई इनकरेजमेंट दिया, तो इसलिए मैं ऐसी बनी बैठी हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं, मैं घर में रहती हूँ, पराठा और कद्दू की सब्ज़ी बना देती हूँ और कपड़े धो देती हूँ और यही मेरा काम है, टीवी देख लेती हूँ। तो आप ये तर्क दे करके नुकसान किसका कर रही हैं? ये तर्क दे के आप अपने ही तो नुकसान कर रही हैं ना। ज़िंदगी आपकी है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी आपकी है ना। और 50 ज़िंदगियाँ होती नहीं, आपका तो यही एक जन्म है और वो तेज़ी से बीता जा रहा है, कुछ पता नहीं कि मौत कब आ जाए। तो मौत से पहले ज़िंदगी को सार्थक करने की, जीवन को थोड़ा संवारने की, स्वयं को थोड़ा ऊंचाई देने की जिम्मेदारी हमारी अपनी ही होती है। दुनिया ने हमारे साथ क्या कर दिया अतीत में, करा होगा भाई, क्या करें, अब अतीत को तो नहीं बदल सकते ना, जो करा होगा करा होगा। अब आज तो एक नई शुरुआत करें, और नई शुरुआत करोगे तो उसमें चुनौती तो आएगी ही, दर्द होगा, 50 तरह के बंधन पता चलेंगे, कठिनाई आएगी, ताने सुनने पड़ेंगे और अपनी कुछ सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी। इसी सब में तो मज़ा है। चुनौतियों से जूझने में ही तो जीवन में मज़ा है ना। और यही सब करके तो फिर अपनी आंतरिक मांसपेशियां विकसित होती हैं। चुनौती नहीं उठाओगे तो मजबूत कैसे बनोगे? और आपके भीतर कितना दम है ये आपको पता कैसे चलेगा जब तक आप बाहर किसी कठिनाई का सामना नहीं करोगे। कठिनाई का सामना करने से ही अपने भीतर का जो दम है, बल है, वो बाहर आता है। नहीं तो आप यही सोचते रह जाओगे मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ। अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो भारतीय अबला की तो यही कहानी रही है, अबला अबला। अब वो अपने आप को ही फिर अबला मान लेगी तो अबला अबला ही है। फिर तुम में कितना बल है, अबला नहीं हो तुम में कितना बल है, उसको जागृत करना है तो चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। और वो एक दो दिन की बात नहीं होती है, क्योंकि मैं ऐसी महिलाओं को जानता हूँ जो मुझे सुनती हैं या मुझे पढ़ती हैं और पढ़ने के बाद उनमें जोश जागृत हो जाता है और वो फिर जल्दी से कहती हैं कि हम बाहर निकल करके कुछ करें। और वो बाहर निकलो तो पहले पहल तो उसमें चोट ही मिलती है और असफलता ही मिलती है। तो जब असफलता मिलती है तो कहती है हमारे बस का नहीं है और घर में बैठ जाती हैं। तो चुनौतियों से जूझने में सिर्फ जोश नहीं, धीरज भी चाहिए। एंथुजियाज्म के साथ साथ परसिवरेंस, पेशेंस भी चाहिए। वो आप जब दिखाते हो, 2 साल 5 साल आप लगे रहते हो, तब फिर कुछ आपको सफलता मिलती है। आचार्य जी, अभी आपने उन महिलाओं की बात की जो आपको पढ़ती हैं, तो संस्था के पुस्तक विभाग के प्रबंधक होने के नाते एक पुस्तक है जो महिलाएं बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। वो पुस्तक ये है, स्त्री पुस्तक। मैं सभी को दिखाना चाहूँगी और साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि ये स्त्रियों द्वारा आपकी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। एंड अब तक करीबन 10,000 से ज़्यादा प्रतियाँ इसकी लोगों तक पहुंच चुकी है, महिलाओं तक पहुंच चुकी है। सिर्फ महिलाओं तक नहीं, पुरुषों तक भी पहुंच चुकी है। इसी पुस्तक में से एक एक्सर्प्ट है, कुछ लाइनें हैं जो मैंने मार्क करी थी, मैं एक बार वो पढ़ना चाहूँगी। काफ़ी महिलाओं का उससे एक सवाल है जो मैं फिर आपके सामने रखूँगी। 14th इसका पेज है एंड यहाँ पर आपने ये बात कही है, कम कमाओ लेकिन इतना तो ज़रूर कमाओ कि रोटी अपनी खाओ। कोई हो घर में तुम्हारा, पिता हो पति हो, वो हो सकता है 1 लाख कमाता हो, 5 लाख कमाता हो, उससे तुलना मत करो अपनी। अगर तुम बहुत नहीं कमा पा रही तो 10 ही हज़ार कमाओ, पर इतना तो रहे कि मुंह में जो टुकड़ा जा रहा है वो अपना है। तो इसी से संबंधित सवाल जो आता है वो ये है कि जनरली हमेशा से आपको ये बताया गया है बचपन से कि जब घर में होते हो तो पिता का पैसा आपका होता है और जब शादी हो जाती है तो पति का पैसा आपका होता है। पर यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि महिलाओं को अपना खुद कमाना चाहिए और अपनी रोटी तो कम से कम खुद खानी चाहिए। देखो, हम कितना अपने आप को बहला सकते हैं और झूठ बोल सकते हैं खुद से। एकदम बच्चों वाली बातें हैं ना कि पति का पैसा मेरा पैसा है। कैसे आपका पैसा कैसे हो जाएगा? आपका पति कौन है? देवदूत है, फरिश्ता है,
निस्वार्थ निष्काम कर्म योगी है, कौन है वो? एक इंसान है, और हर इंसान स्वार्थी होता है, आप ये अच्छे तरीके से जानती हैं। आप अपने पति को भी जानती हैं कि वो अपनी दुकान में स्वार्थी है, अपने दफ्तर में स्वार्थी है। दुकान में वो बिना मुनाफे कुछ बेचता नहीं है, दफ्तर में वो बिना घूस के या कम से कम बिना तनख्वाह के तो कोई काम करेगा नहीं। अपने हर काम में वो स्वार्थी है। स्वार्थ थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन स्वार्थ तो है ही है। तो कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को मुफ्त का पैसा क्यों दे देगा? आप जब बोलती हैं पति का पैसा मेरा पैसा है, तो थोड़ा तो विचार करिए, कैसे, क्यों? अंग्रेजी में कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस। तो सबसे अच्छा तब होता है जब बिल्कुल मामला पारदर्शी हो, साफ हो कि भाई अगर मैं तुमसे पैसा ले रहा हूँ तो बदले में मैं तुमको ये दे रहा हूँ। ये ना बड़ी ईमानदारी का, बड़ा साफ, बड़ा ट्रांसपेरेंट लेन देन होता है। लेकिन जहाँ पर मामला ऐसा है कि मैं तुमसे पैसा ले रहा हूँ लेकिन दिखाई कुछ नहीं रहा कि क्या दे रहा हूँ, तो वहाँ समझ लो कि तुम अपने आप को ही दे रहे हो। वहाँ समझ लो कि जो तुम दे रहे हो वो बड़ी लुकी छुपी चीज़ है और बड़ी गंदी चीज़ भी हो सकती है। दुकान पर जो लेन देन, जो व्यापार होता है, वो फिर भी ईमानदारी का और सफाई का होता है ना। आपने हमें पैसा दिया, हमने आपको ये दे दिया, आप ये घर ले जाइए। लेकिन अगर हम आपसे पैसा ले रहे हैं, मैं एक महिला हूँ, मैं आपसे पैसा ले रही हूँ और मैं कहूँ कि मुझे तो यूँ ही दे दिया है, तो यूँ ही कोई किसी को कुछ नहीं दे देता। आप फिर न जाने क्या दे रही हैं उसको। और ये भी हो सकता है कि आप जो उसको दिए दे रही हो उसकी कीमत उन चंद रुपयों से बहुत ज़्यादा हो जो आप उससे ले रही हैं। तो मेरी सब महिलाओं से विनती है कि कृपा करके इस मुगालते, इस गलतफहमी से तो बाहर आएँ कि किसी और का पैसा आपका पैसा हो सकता है। यहाँ कोई देवदूत नहीं घूम रहा है, यहाँ हर आदमी स्वार्थ का पुतला है और कोई किसी को 1 रुपया भी बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के नहीं दे देता। तो अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप ये भी देखिए कि आप दे क्या रही हैं बदले में। बहुत ज़्यादा दे रही होंगी। देखो, जब ये दिया जाता है ना तो गिनती कर ली जाती है कि ये मान लो 100 रुपये का है तो 100 रुपया है, 100 रुपये में एक ही दिया जाएगा, ये 100 रुपये का है। लेकिन जब कोई छुपी चीज़ दी जाती है तो उस चीज़ की तो गिनती भी नहीं हो पाती। वहाँ तो पता भी नहीं चलता कि आपने जो दे दिया वो कितना ज़्यादा था। कहीं आपने अपना पूरा जीवन ही तो नहीं दे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे आपकी देह खरीदी जा रही है कुछ पैसों के एवज में। सुनने में बुरा लगता है, पर अब सच्चाई अगर बयान करनी है तो बोलना पड़ेगा ना। बहुत महिलाओं को बहुत बुरा लगेगा। बहुत बुरा लगेगा, पर मैं क्या करूं। और मैं अभी से उनसे क्षमा मांग लेता हूं, आपको बुरा लग रहा है सुनने में तो, लेकिन मेरा धर्म है आपको सच बताना, तो वो तो मैं बताऊंगा ना। आपसे आपके पति को जिस जिस प्रकार के सुख मिल रहे होते हैं, सुविधाएं मिल रही होती हैं, उनमें आप थोड़ी कटौती करके देखिए कि आपको पैसा मिलना निरंतर जारी रहेगा क्या। पुरुष होने के नाते मैं पुरुषों की मानसिकता को थोड़ा समझता हूँ। पुरुष भी अच्छे से जानते हैं घर में, चाहे वो प्रियतमा हो, पत्नी हो, कोई हो, अगर उससे किसी प्रकार का सुख चाहिए तो उसके लिए कोई गहना लेके चले जाओ या कपड़ा लेके चले जाओ। खासतौर देह सुख अगर चाहिए हो तो ये किस प्रकार की खरीद फरोख्त है, ये क्या कारोबार है? और ऊपर से आप अपने आप को ये दिलासा दे रहे हो कि पति का पैसा तो मेरा पैसा। ऐसा कैसे हो जाएगा? प्रेम बहुत अलग चीज़ होती है। प्रेम में दूसरे को पैसा नहीं दिया जाता, प्रेम में दूसरे को पंख दिए जाते हैं। हाँ, पंख देने के उद्देश्य से अगर पैसे की ज़रूरत हो तो हम दे देंगे। उदाहरण के लिए कि अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने के लिए ज़रूरी है कि उसकी फ़ीस भरी जाए। किसी वजह से आपकी शादी हो गई है, पत्नी 12वीं पास ही है, आप पति हैं, आप देखते हैं कि ज़रूरी है कि ये पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो आप पैसे खर्च करते हैं उसके ऊपर। उसकी आप स्कूल की, कॉलेज की फ़ीस देते हैं, आगे का जो भी कोर्स वगैरह आप करा। वो अलग बात है कि आपने उस पर वो पैसा लगाया, वो बिल्कुल दूसरी बात है। वो पैसा आपने उस पर लगाया है उसको मुक्ति देने के उद्देश्य से, उसको तरक्की देने के उद्देश्य से। एक तरीके से आगे चल के उसे पैसा किसी और से लेने की ज़रूरत ही ना, आगे उससे पैसा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने उसे इस तरह से पैसा दिया है कि अब आगे उससे ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से पैसा लेने की। लेकिन जब आप घर में पत्नी का खर्च बांध देते हैं और कहते हैं कि इतना पैसा मैं तुझे हर महीने देता हूँ, या कि मेरा तो जितना पैसा है मेरे बैंक में उसको तू अपना ही मान, तो ये बड़ी गड़बड़ बात है, बहुत गड़बड़ बात है। इसके पीछे न जाने क्या चल रहा है और इससे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है।
यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे पर पैसा मत खर्च करो, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि स्वार्थ से सावधान। प्रेम में भी दूसरे पर खर्चा करा जाता है, पर प्रेम में दूसरे पर खर्चा ऐसा करा जाता है कि आगे कभी उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना रहे। पर आप घर में अपनी पत्नी को लेके आते हैं और आप 25 की थी वो जब लेके आए थे और अब वो 55 की हो रही है और अभी भी आपको ही ज़रूरत पड़ती है उसको पैसा देने की, तो ये आपने क्या कर डाला? तो यहाँ जिम्मेदारी एक तो सबसे पहले तो महिलाओं की ही है, क्योंकि बिल्कुल, बात उनकी है, आत्मसम्मान की अपनी बात है। है, ये अपनी गरिमा की बात है, जी। ये अपनी डिग्निटी की बात है ना, कि मैं ऐसे कैसे पैसे लिए चली जाऊंगी भाई। तुम्हारी मेरी उम्र लगभग एक बराबर है, पति पत्नी की उम्र एक जैसी ही होती है, शिक्षित भी हूं मैं, आजकल महिलाएं ज़्यादा शिक्षित भी हैं, और फिर भी मैं तुमसे पैसा लेती रहूंगी, ये तो भिखारी वाली हालत हो गई। और फिर कहीं नहीं मैं घर का काम करती हूँ, तो आप भी जानती हैं कि उस घर के काम का मूल्य क्या है, और आप पैसा कितना ले रही हैं और घर के काम का मूल्य क्या है, तो आप भी जानती हैं कि वो जो पैसा मिल रहा है घर के काम का तो नहीं मिल रहा है। मत करिए ये सब। जी। तो एक तरफ तो जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं की ही है, क्योंकि वो उनकी अपनी ही बात है, अपना ही जीवन है। और दूसरी तरफ यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, पुरुषों की भी बात कर रही हूँ, और अगर आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं तो आपको वो बिल्कुल फाइनेंशियल करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ प्रेम में तो तुम सारा पैसा लुटा दो, सर्वस्व लुटा दो, वो बिल्कुल, लेकिन एक दूसरे तल की बात होती है ना। लोगों को लगता है मैं ये सब बातें कर रहा हूँ, कहते हैं अरे इससे परिवार टूट जाएगा। मैं परिवार को तोड़ने की नहीं, प्रेम को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। और कैसा परिवार है आपका जो सच्चाई की दस्तक पर ही टूट जाता है, कि आपने परिवार बना रखा है, घर खड़ा कर रखा है, और सच्चाई आकर के ऐसे करती है ठक ठक ठक, खोलो ज़रा, और आपका पूरा घर कांपने लगता है, गिर जाता है। कैसा आपका परिवार है? मैं कह रहा हूँ परिवार हो और उसकी बुनियाद प्रेम हो। प्रेम आवश्यक है ना, सत्य आवश्यक है, उस पर परिवार आपका खड़ा हो। तो मैं परिवार थोड़ी ही खराब कर रहा हूँ, मैं प्रेम लाना चाह रहा हूँ। वो बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। फिर एक जो सशक्त माँ होगी, भीतरी तौर पे भी और बाहरी तौर पे भी, उसका जो रिश्ता अपने पति के साथ होगा या अपने बच्चे के साथ होगा, वो बिल्कुल अलग होगा उस बिल्कुल महिला अलग होगा। के कंपैरिजन में। बिल्कुल, जो आश्रित रही है। जी। बिल्कुल। देखो, आप एक पूर्ण इंसान ही नहीं बन पाए तो आप एक अच्छी माँ क्या बनोगे? आप कभी एक स्वतंत्र, अनाश्रित, मुक्त इंसान ही नहीं बन पाई तो आप एक अच्छी माँ कैसे बन पाएंगी? आपका अपना ही एक इंसान के रूप में कभी जन्म नहीं हुआ पूरा, तो आप अपने बच्चे को पूरा जन्म क्या देंगी? आप बच्चे के नाम पर भी बस एक देह को जन्म दे देंगी, उसको आप एक अच्छा इंसान थोड़ी बना पाएंगी। बच्चे को आप एक मुक्त, स्वतंत्र और पूरे तरीके से पुष्पित, पल्लवित, विकसित व्यक्तित्व तो बना पाओ, इसके लिए पहले आपको तो एक स्वतंत्र और विकसित व्यक्तित्व तो होना पड़ेगा ना, और वो विकसित व्यक्तित्व तो आश्रित रहकर नहीं बन सकता। इसी में आचार्य जी, थोड़ा सा इससे अलग सवाल है कि जो महिलाएं काम करती हैं और उसमें भी जो आंकड़े हैं कि मैनेजरियल पोजीशंस पे जितनी वुमेन वर्क करती हैं, वो एक बार और दोबारा रीचेक हो जाएगा, पर करीबन 20% के आसपास है जो उतनी ही महिलाएं हैं कि 100 में से मात्र 80 जो हैं वो मैनेजर्स मेन होते हैं, और बाकी जो 20% हैं वो मात्र महिलाएं होती हैं। इतने भी हैं, मुझे इस पे भी ताज्जुब है, शायद इससे कमी होंगी। जी। तो ज़्यादातर जो जॉब्स होती हैं जो महिलाएं कर भी रही होती हैं, क्योंकि एक पूरा प्रेशर होता है कि जैसे ही आप कॉलेज अपना कंप्लीट करते हो, एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एक एक ब्रैकेट बना दिया है कि भाई इस उम्र की लड़की अच्छी होती है शादी के लिए। तो आप 21 से 25 साल की स्पेशली जो उम्र होती है, जैसे ही आपका कॉलेज कंप्लीट हुआ, मे बी आपने एक 8 साल जॉब करी और उसके बाद तुरंत आपको वहाँ पर शादी आपकी करा दी जाती है, आप खुद ही कर लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप करियर में उतना भी ग्रो आपने किया ही नहीं होता, या फिर तो आप थोड़ा सा सब ऑप्टिमल जॉब पोजीशंस पे जो है वर्क कर रहे होते, इनिशियल जॉब पोजीशंस में बेसिकली आप वर्क कर रहे होते, और उसमें काफ़ी बड़ा रोल ये भी होता है कि आपकी एजुकेशन ही बचपन से इतनी अच्छी नहीं होती है। तो अभी क्या हो रहा है कि जब से AI आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एक नया आंकड़ा सामने आया है कि 2030 तक AI जो है, जो बात की जाती है कि AI की वजह से लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, उसमें महिलाओं का अनुपात कहीं ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले। देखो, अगर महिला
बिना राइट वैल्यू सिस्टम के काम करने वर्क प्लेस पर पहुंच भी जाती है, तो वो वर्क प्लेस को अपने कभी वो महत्व नहीं दे पाती जो उसको देना चाहिए। वो काम को ऐसे लेती है कि ये तो एक दोयम दर्जे की सेकेंडरी चीज़ है। वो बिल्कुल तैयार रहती है कि कोई कारण पैदा हो और मैं नौकरी छोड़ दूँ। एकदम वो तैयार बैठी है कि कोई कारण पैदा हो, नौकरी छोड़ दूँ। तो पहली बात तो उसको जो काम दिया जाता है फिर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का दिया ही नहीं जाता, क्योंकि पता होता है कि कोई वजह होगी और ये नौकरी छोड़ देगी। पति का ट्रांसफ़र हो गया, वो लड़की तुरंत नौकरी छोड़ देगी, मैटरनिटी लीव लेगी। सास की तबीयत ख़राब हो गई, उधर ये नौकरी छोड़ देगी। कुछ भी हो जाएगा, नौकरी छोड़ेगी तुरंत। या कई बार ये भी होता है कि ज़्यादा लंबे आवर्स के लिए आपको ऑफिस में रुकना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, अगर घर से ऑफिस की दूरी बहुत है, छोड़ देगी। ट्रांसफ़र हो गया आपका, कुछ 50 चीज़ें हैं। तो जो एम्प्लॉयर होता है उसको तो भाई अपना धंधा चलाना है ना, उसको अपना व्यापार, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन देखना है। तो कहता है कि मैं एक ऐसे एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब कैसे दे सकता हूँ जो इतना अनरिलायबल है, जिस पर विश्वास नहीं कर सकते, जिसका कुछ भरोसा नहीं कि कल टिकेगा नहीं टिकेगा, जो कि बस यूं ही एक हॉबी की तरह आ जाता है, बस यहाँ पे काम करने की, अभी करने को कुछ नहीं है तो हम आ गए। उससे पूछो काम क्यों कर रहे हो, तो बोलेंगी कि वो कहते हैं कि जब तक बेबी नहीं आता तब तक वर्क कर लो। ये क्या जवाब है कि जब तक बेबी नहीं आता तब तक वर्क कर लो, तो मैं इसलिए आई हूँ। अब आप ऐसे अगर जाओगे कहीं काम करने तो कौन सा एम्प्लॉयर आपको रिस्पॉन्सिबल पोजीशन देगा? तो उनको फिर बहुत रूटीन जॉब दे दिए जाते हैं। और जो ये एआई का क्या काम है कि सारे रूटीन जॉब ख़त्म कर देना, सारे रूटीन जॉब्स, जो भी जॉब ऑटोमेबल है, जिसको भी आप कर सकते हो एक सिस्टमिक तरीके से, एल्गोरिदम में बांध सकते हो जिस भी काम को, वो काम तो चला जाना है। तो वो काम सब अगर महिलाएं वही काम कर रही हैं तो सारे काम चले जाएंगे। और मुझे अफसोस इस बात का है कि जब वो काम चले जाएंगे तो बहुत सारी महिलाओं को दुख भी नहीं होगा। वो कहेंगी चलो अच्छा, बेकार ही जाते थे ऑफिस, अब आराम से घर पे बैठेंगे। भगवान करे कि ऐसी महिलाओं का अनुपात कम से कम हो जिनको ये बात हादसे की तरह न लगे। लेकिन सच्चाई यही है कि बहुत सारी महिलाएं काम को वो महत्व, वो आदर, वो सीक्रेटनेस देती ही नहीं है जो उन्हें देनी चाहिए। उनको लगता है कि हमारी पहली चीज़ तो घर है, पहली प्रायोरिटी घर है, ऑफिस तो बस ऐसा ही जल्दी जल्दी साइड थिंग है। हाँ, एक साइड की चीज़ है, ऑफिस ऐसा जल्दी जल्दी निपटा के बस जल्दी से घर भागो। तो उन्हें काम को छोड़ते हुए बहुत तकलीफ नहीं होती है, जबकि काम आपकी पहचान होता है, काम आपकी ज़िंदगी में आपकी पहली वरीयता होना चाहिए। पर ये कैसे हो सकता है किसी भी एक व्यक्ति के लिए? क्योंकि अगर आपको अपने बिल्स खुद पे करने हैं, आपको अपने रेंट्स खुद पे करने हैं, आप काम कैसे छोड़ पाओगे? नहीं, क्योंकि उन्हें अपने बिल्स और रेंट्स खुद पे करने नहीं है ना, वो पति के रूप में एक गार्जियन पा जा रही हैं। और यही चीज़ उनको पैट्रियार्की ने, जो ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, उसने सिखाई है कि पति तुम्हारा स्वामी है, स्वामी। तो वो आपका एक तरह से डिफैक्टो अभिभावक, गार्जियन बन गया है, वो उसकी गोद में जाके बैठी हुई हैं, जो कि कितनी अपमान की बात है। होना नहीं चाहिए ऐसा, पर दुर्भाग्य से ऐसा है। तो अगर नौकरी छूट भी गई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। नौकरी को कितना महत्व देना है, बहुत कम। ऐसी नौकरी लो जो बिल्कुल समय से बंधी हुई हो, 5 बजे जहाँ पे छोड़ देते हो और वहाँ भी बाहर खड़ी रहती हो, ऑफिस की ही कैब या बस जो कि सीधे घर में उतार देगी, तो बिल्कुल 5:30 बजते बजते हम घर भी आ जाएंगे। वो ऑफिस से आए इससे पहले मैं घर आ जाती हूँ और मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, चाय बना देती हूँ। ये क्या है? इस सब के चलते एक ना ग्लास सीलिंग क्रिएट हो गई है, जो हाँ बिल्कुल ग्लास सीलिंग रहती है। मैनेजरियल लेवल पे तो आपने फिर भी बोल दिया कि 20% विमेन मैनेजर्स हैं, लेकिन जब आप और ऊपर जाओगे, सीनियर मैनेजर लेवल पे जाओगे और जनरल मैनेजर आप देखोगे, या कि उधर से देखो तो वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, फिर सीईओस को देखो, तो वो तो और कम होते जाते हैं। ग्लास सीलिंग यही है कि महिलाएं एक तल के ऊपर तरक्की नहीं कर पाती हैं, वो अटक जाती हैं, जैसे कि कोई एक अदृश्य सीलिंग हो, ग्लास सीलिंग है जिसके ऊपर वो जा नहीं पाती हैं। वो कुछ तो ये है कि समाज उनके विरुद्ध पूर्वाग्रहग्रस्त है, बायस्ड है, पैट्रियार्किकल माइंडसेट है पुरुषों का, तो वो उनको तरक्की करने नहीं देते। बहुत बार ईर्ष्या की बात होती है, या वो औरत को देखते हैं तो उनके भीतर एक तरह का पुरुष जग जाता है जो कहता है कि औरत के नीचे काम करूँगा।
इसमें मतलब आचार्य जी की मैं बचपन से पहले ये पूरा करूँगा। जी जी तो कुछ तो ये है कि पुरुष महिलाओं को ऊपर नहीं उठने देते, जी और उसमें पुरुषों का पूरा दोष है ही। लेकिन पुरुषों का आप क्या कर लोगे, वो तो बाहर जैसे हैं तो हैं। आपको तो ये देखना है ना कि आपके भीतर ऐसा क्या है जो आपको ऊपर नहीं उठने देता, क्योंकि दुनिया की समस्याओं को झेलना तो आपको अपने दम पर है। अब पुरुषों की जैसी ही मानसिकता है वो पुरुष जाने, उनको मुबारक हो। लेकिन अगर मैं ऐसी हूँ कि मैं वर्क प्लेस पर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक ही नहीं हूँ, मैं लेना ही नहीं चाहती, मैं खुद चाहती हूँ कि मुझे कोई हल्का सस्ता काम दे दो ताकि उसे निपटा के मैं जल्दी से घर भाग जाऊँ, तो फिर मेरी कोई तरक्की नहीं होगी, वो ग्लास सीलिंग तो रहेगी ही रहेगी। जी। हाँ बताइए क्या इसी में मतलब बचपन से स्पेशली ये बिजनेस फैमिलीज में बहुत ज़्यादा होता है, ये बात कही जाती है कि जो महिलाएं हैं उन्हीं घरों की, ये बोला जाता है इस तरीके से कि उन्हीं घरों की महिलाएं जो हैं बाहर काम करने जाती हैं जिनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। जो समृद्ध घर की महिलाएं हैं वो तो घर में ही ये रहती कितना हैं। बेकार किस्म का विचार है कि अगर आप बाहर काम कर रही हो तो इसका मतलब ये है कि आपका परिवार गरीब होगा, और पति की आय से काम नहीं चलता तो इसलिए बीवी को भी काम करना पड़ता है। कितना बेकार विचार है। ये जो पूरा विचार है, इसके पीछे जो मान्यता है वो समझिए। उसके पीछे मान्यता ये है कि काम मजबूरी होता है। तो अगर किसी को मुफ्त में घर बैठे मिल रहा है तो वो काम क्यों करे। इसके पीछे मान्यता ये है कि पुरुष भी इसीलिए काम करता है क्योंकि वो मजबूर है। उस पुरुष की भी अगर लॉटरी लग जाए किसी वजह से तो वो भी काम ना करे। इसमें समस्या ये नहीं है कि ये विचार महिलाओं के प्रति विषय लाया है, इसमें ज़्यादा बड़ी समस्या है। इसमें ज़्यादा बड़ी समस्या ये है कि इस विचार में मनुष्य मात्र के प्रति कोई समझ नहीं है। आप जान ही नहीं रहे हो कि हम कौन हैं और हमारा कर्म से क्या रिश्ता होता है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारा कोई आध्यात्मिक आज तक शिक्षण हुआ नहीं है। कर्मयोग अगर पढ़ा होता, गीता के 3, 4, 5वें अध्याय का कुछ आपको पता होता तो आप ये भी जानते होते ना कि इंसान और उसके काम का रिश्ता क्या होता है, और अगर काम ठीक नहीं है तो ज़िंदगी ठीक नहीं हो सकती। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि काम तो एक मजबूरी है, और सबसे बड़ी किस्मत उनकी होती है जिन्हें बिना काम के मौज मारने को मिल जाती है। काम तो मजबूरी है। तो हम सोचते हैं कि कोई लड़की बाहर काम कर रही है तो गरीब होगी इसलिए कर रही है। अरे वो गरीब नहीं है, वो दमदार है इसलिए बाहर काम कर रही है। जी धन्यवाद आचार्य जी। बहुत सारे और भी सवाल हैं महिलाओं से जुड़े, मैं दोबारा आपके समय लेना चाहूँगी बेशक, कभी भी जब भी जो है संभव हो। स्वागत। जी धन्यवाद।